मेरे ताऊ जी हवेली के एक गंदे से कमरे में बीमार औरतों को भेजते और 5 दिन बाद वो बिल्कुल सही सलामत बाहर आ जाती। ताऊ जी सिर्फ औरतों का इलाज करते थे। एक दिन मैं कमरे में जाने लगी तो माँ ने पकड़कर मुझे बहुत मारा और कहा, खबरदार इस कमरे के आसपास भी दिखी तो। एक रात मैं बीमार थी और मैंने सोचा ताऊ जी के हवेली वाले कमरे में जाती हूँ, ठीक हो जाऊंगी। लेकिन जैसे ही कमरे में गई तो मेरी रूह कांप गई और मैं चक्कर खाकर बेहोश हो गई, क्योंकि वहाँ तो मेरा नाम मोनी है। मेरी उम्र 10 साल थी। मैं बहुत अच्छे खानदान से थी। हमारी एक बहुत बड़ी हवेली थी, लेकिन एक कमरा ऐसा था जहाँ पर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। मेरी उम्र उस वक्त कम थी, इसीलिए मेरे दिल में इस सवालों ने घर बना लिया था कि आखिर उस कमरे में क्या होता है। वो कमरा मेरे ताऊ जी का था, बल्कि वो कमरा नहीं था, वो बहुत बड़ा हॉल था। मैं सारे घर में इधर उधर फिरती रहती थी, क्योंकि 5 भाइयों की इकलौती बहन थी, इसीलिए बहुत ज़्यादा लाड प्यार से पली हुई थी। लेकिन उस कमरे के पास जाने के लिए मुझे भी इजाज़त नहीं थी। मेरी मम्मी कहती थी कि तुमने इस कमरे में कभी भी नहीं जाना, यह गंद वाला कमरा है, घर का फालतू सामान यहाँ रखा गया है। लेकिन अगर यहाँ पर घर का फालतू सामान होता है तो मेरे ताऊ जी इस कमरे में औरतों को क्यों भेजते थे और 5 दिन तक औरतें वहाँ से बाहर नहीं आती थी। 5 दिन के बाद वापस आती और फिर वो अपने घर चली जाती। उनके लिए 5 दिन का खाना पीना भी सब उसी कमरे में जाया करते थे। जब इस कमरे में कुछ नहीं था तो 5 दिन तक औरतें वहाँ क्या करती थी, और 5 दिन बाद औरतें सही सलामत बाहर आ जाती थी। जबकि मेरी माँ मुझे डरा कर रखती थी कि वहाँ नहीं जाना, वरना तुझे कोई चोट लग जाएगी, कुछ हो जाएगा। एक दफ़ा तो सुबह सुबह मुझे एक औरत की रोने की आवाज़ आई। मैंने देखा कि मेरे ताऊ जी घर के हॉल में बैठे थे और वो औरत मेरे ताऊ जी के कदमों में बैठी थी। वो कह रही थी कि मुझे इस कमरे में भेज दीजिए, आपको ऊपर वाले का वास्ता है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। ताऊ जी उससे कहने लगे कि बेटी बात को समझो, तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, अगले हफ्ते आना। वो कहने लगी कि मुझे अभी इजाज़त मिली है, अगले हफ्ते मुझे इजाज़त नहीं मिलेगी। मेरे घर में मेहमान को आना है, मैं 5 दिन तक घर से निकल नहीं सकती। मेहरबानी करके मुझे अभी उस कमरे में जाने दें। मैं घर के अंदर खड़ी थी, लेकिन मुझे आवाज़ आ रही थी और मैं छुपकर यह मंजर देख रही थी। फिर वो औरत बुरी तरह चिल्लाना शुरू हो गई। ताऊ जी ने कहा कि शोर मत करो बेटी, तुम्हारी जगह बनवा देता हूँ। जगह बनवाने से ताऊ का क्या मतलब था कि वो कमरा औरतों से भरा हुआ था, वहाँ जगह नहीं थी। ऐसा भी वहाँ पर क्या होता था। अभी मैं यह सोच रही थी कि तब तक वहाँ मम्मी आ गई और मम्मी ने कहा, क्या कर रही हो तुम, मना किया था ना तुम्हें। मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर रही थी। माँ हमेशा मुझे इस कमरे में जाने से मना करती थी, मुझे झूठी झूठी बातों से रोकती थी। मेरे भाई तो सब जगह आते जाते थे, इसीलिए मैं भी सब कुछ करना चाहती थी। लेकिन मेरी मम्मी कहती थी कि तुम हर जगह नहीं जा सकती हो। पर इंसान की फितरत होती है कि जिस काम को उसे रोका जाए वो वही काम करने के बारे में सोचता है। अब मैंने अपनी माँ के साथ जिद बना ली और इरादा कर लिया कि मैं जानकर ही रहूँगी कि इस कमरे में क्या होता है। एक दफ़ा तो मेरे पास मेरी एक दोस्त आई और कहने लगी कि आ जाओ खेलते हैं, मैं पूरा दिन तुम्हारे घर में ही रहूँगी। मैंने कहा कि तुम्हें कैसे इजाज़त मिल गई मेरे घर में रहने के लिए, तुम्हारे मम्मी पापा तो तुम्हें कहीं आने जाने नहीं देते हैं। तो उसने बताया कि मेरी माँ कहीं गई हुई हैं 5 दिन इलाज करवाने के लिए, पापा भी सुबह काम पर चले जाते हैं, इसीलिए मैं मौका देखकर आ गई हूँ। मैंने कहा कि फिर तो 5 दिन के लिए लगता है तुम्हारी माँ मेरे घर आई होंगी। वो हैरान हुई कि मेरी माँ तुम्हारे घर क्यों आएंगी, वो तो किसी और शहर में गई हैं। मैंने कहा कि तुमसे झूठ बोला है, आजकल जो भी औरत 5 दिन के लिए घर से गायब होती हैं वो मेरे ही घर आती हैं। मेरे ताऊ जी उनका कोई इलाज करते हैं, वो कमरा देख रही हो ना, वहाँ पर छोड़ देते हैं। उनको 5 दिन के लिए उस कमरे में खाना पीना भी जाता है और बाकी ज़रूरत की चीज़ें भी वहाँ जाती है। वो कहने लगी कि फिर तुम मुझे मेरी माँ से मिलवा दो, उनकी बहुत याद आ रही है, चलो अंदर चलते हैं। मैंने कहा कि इतनी अच्छी किस्मत नहीं है हमारी, वहाँ कोई बच्चों को नहीं जाने देता। मेरी दोस्त बोली, तो क्या हुआ, हम जाएंगे, हमने कौन सा सबको बताकर जाना है कि हम अंदर जा रहे हैं। मैंने कहा कि हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन अगर पकड़े गए तो बहुत मार पड़ेगी।
वो कहने लगी कि कुछ नहीं होगा, जान से थोड़ी ही मार देंगे। मुझे मेरी माँ से मिलना है, उनसे बात करनी है, पूछना है उनसे कि उनको कौन सी ऐसी बीमारी थी कि वो 5 दिन के लिए घर से बाहर चली गई। छोटे छोटे भाई बहन को मेरे सहारे छोड़ के पूरा दिन मैं काम करती हूँ, थक जाती हूँ। मैं अपने दोस्त के कहने पर उस कमरे के करीब गई और सीढ़ी लगाकर अंदर जाने की कोशिश करने लगी और मेरी दोस्त सीढ़ी को पकड़े खड़ी थी। कुछ ही देर में मैं अंदर झाँक कर देख ही लेती और आज मुझे पता चल ही जाता कि उस कमरे में क्या होता है कि मुझे तभी कुछ आवाज़ आई। वो मम्मी की आवाज़ थी। मेरी सहेली को डांट रही थी और मुझे भी मेरी मम्मी ने देख लिया और सीढ़ी को हिलाना शुरू कर दिया। कहने लगी, नीचे आ जाओ वरना गिरा दूंगी। और मैं जल्दी से नीचे उतर आई और मुझे पता था कि मेरी पिटाई होने वाली है। मम्मी ने मुझे मारना शुरू कर दिया और कहा कि दोबारा उस कमरे की तरफ जाने का सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जितना मुझे मेरे मम्मी पापा मना कर रहे थे उतना ही मेरे अंदर जिद और गुस्सा भरता जा रहा था। एक दिन मैंने उस कमरे से चीख पुकार की आवाज़ सुनी। एक औरत चीख रही थी और कह रही थी कि मुझे बाहर जाने दो, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मैंने यह काम नहीं करना। और ताऊ चिल्लाकर कह रहे थे कि बेटी अब आई हो तो यह काम करना पड़ेगा, तुम्हारी वजह से मैंने 4 औरतों को मना किया है। वो औरत बार बार कह रही थी कि मुझे यहाँ से जाना है, यह बहुत मुश्किल है। ताऊ ने कहा कि यह जगह बहुत मुश्किल से मिलती है और अब तुम इरादा बदल नहीं सकती। औरत रोने लगी और मैं सोचने लगी कि पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है। एक दफ़ा मैं रात को अपने कमरे में सो रही थी और एकदम से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरे मम्मी पापा दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। मैं माँ के गले लग गई और रोने लगी। मेरे पापा ने कहा कि क्या हुआ है उसको। मेरी माँ ने कहा कि हमेशा उस कमरे के आसपास मंडराती रहती है, कहीं उसने अंदर झाँक कर देख तो नहीं लिया। पापा और मम्मी की आंखों में अजीब सा डर था। पापा ने कहा ऐसा हुआ तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, फिर तो ये सारी जिंदगी डरती रहेगी। मैं उस वक्त नींद में नहीं थी, उनकी सारे बातें सुन रही थी। आखिर ऐसा क्या था उस कमरे में जिसको देखकर मैं सारी जिंदगी डरती रहती। फिर मैंने सोचा कि शायद मुझे ना भेजने की वजह से ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। मम्मी को बताया तो उन्होंने कहा कि दवाई दे देती हूँ, ठीक हो जाओगी। लेकिन मुझ पर मम्मी की दवाई का असर नहीं हो रहा था। मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मेरी मम्मी अपने काम में मसरूफ थी, घर में कोई भी नहीं था। मैंने सोचा कि औरतें उस कमरे में जाती हैं तो ठीक हो जाती हैं। कई लोग तो कहते हैं कि 40 साल की बीमारियां भी दूर हो जाती हैं और हमारे सदियों पुराने मसले भी हल हो गए हैं। मेरे तो सिर्फ पेट दर्द है, अगर मैं 2 घंटे के लिए इस कमरे में चली जाऊंगी तो मेरा दर्द भी ठीक हो जाएगा। और यही अच्छा बहाना था, कोई मुझसे पूछेगा तो मैं कह दूंगी कि मेरी तबीयत खराब थी, इसीलिए मैं वहाँ चली गई। उस कमरे में जाने का कोई मसला नहीं था, आराम से मैं अंदर जा सकती थी। उसके दरवाजे के ऊपर इतनी जगह थी कि मैं आराम से उसके अंदर निकल सकती थी। लेकिन वहाँ जाने से पहले ही किसी न किसी को खबर हो जाती थी और मेरा प्लान नाकामयाब हो जाता था। लेकिन आज उम्मीद बिल्कुल साफ लग रही थी। आज मुझे कोई भी रोकने वाला नहीं था। पापा घर नहीं थे और मम्मी दोपहर के वक्त अपना काम करने के बाद थोड़ी देर सो गई थी और मेरे पास बहुत अच्छा मौका था अपना काम करने का। मैंने बहुत आराम से सीढ़ी को गेट पर रखा और आराम से दूसरी तरफ जाकर उतर गई। अब मैं उस कमरे के अंदर थी। दरवाजा के आगे बड़ा सा पर्दा लगाया हुआ था। पर्दे को हटाया तो सामने अंधेरा था। मैं कमरे के अंदर आ गई और मुझे महसूस हुआ कि जैसे उस कमरे में मेरे अलावा भी कोई है। मैं आसपास देखने लगी कि कहीं तो लाइट होगी। कमरा बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि कमरों के हिसाब से वहाँ 7-8 कमरे बनाए जा सकते थे। इस कमरे से इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि मैं हैरान रह गई। इतनी गंदी बदबू थी कि मैंने अपने नाक पर हाथ रख दिया था। जल्दी जल्दी स्विच की तलाश करने लगी, जो मुझे मिल गया। बटन दबाए तो अचानक कमरे में रोशनी फैल गई। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस कमरे में गंदी चीजें रखी जाती थी, लेकिन इस गंदी चीजें को यहाँ से हटाया नहीं गया था, जो इतनी बुरी बदबू आ रही थी। जैसे ही मैंने सामने का मंजर देखा तो मेरी रूह कांप गई। वो किसी 10 साल की बच्ची के लिए अजीब और खौफनाक मंजर था। उस कमरे में कुछ जानवर पड़े थे जो लाइन से बैठे हुए थे, लेकिन यह बात मेरी समझ से बाहर थी कि उन जानवरों के सर औरतों की तरह थे।
पर जिस जानवरों जैसे थे। मैं बुरी तरह चिल्लाने लगी तो वो सारी एक साथ बोलने लगी कि डरो नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, क्यों डर रही हो। और मैं वहाँ पर चक्कर खाकर गिर गई। जब होश आया तो मैं अपने कमरे में थी और मेरी मम्मी मेरे सिराने बैठकर रो रही थी और मेरे पापा के साथ लड़ भी रही थी। क्यों करते हैं तुम्हारे भाई इस तरह के काम? वो जमाना चला गया, अब कौन ऐसे काम करवाता है, दूसरों को भी तंग करते हैं। घर में इस तरह की चीज़ें रखेंगे तो बच्चों का ध्यान तो जाएगा ही। बच्चों की आदत है, जिस काम को मना करो वो वही करते हैं। उसका क्या कसूर है? कितनी बुरी तरह डर गई है मेरी बच्ची। अगर डर के मारे उसका दिल बंद हो जाता तो वहीं पड़े पड़े मर जाती। तो हम क्या करते? अपने भाई से मना करवाओ कि अब यह पुरानी रीति रिवाज बंद करें। कोई नहीं करता यह सब। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो जाता तो मैं कभी माफ नहीं करती। तुम सब लोग तो कह रहे थे कि वहाँ तो कुछ नहीं है, बस गंदी चीजें होती है, पर यह तो इस घर में रहती है। मेरे पापा ने कहा इतनी भी छोटी नहीं है, यह अच्छी भली बड़ी हो गई है, 3-4 साल तक जवान हो जाएगी। बस मेरी बच्ची की जान मेरे लिए सबसे ज्यादा प्यारा है। मैं अपने घर में इस तरह की कोई हरकत नहीं होने दूंगी। कल को किसी को कुछ हो गया तो उसका जिम्मा भी हमारे गले पड़ जाएगा। मैं उठी और मैंने डरना शुरू कर दिया। मैंने वहाँ जानवर देखी थी। उस कमरे में जानवर पड़े हुए थे, लेकिन उनके सर औरतों के थे। यह क्या हो रहा था? मैं बुरी तरह चिल्लाने लगी और मेरी मम्मी फिर से रोने लगी। अब तो मेरे पापा भी परेशान हो गए थे। 3-4 दिन तक मैं इसी तरह डरती और चिल्लाती रही। मुझे बुखार रहा, मेरी हालत बहुत बुरी रही, यहाँ तक कि मुझे अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत प्यार किया। 2 दिन बाद मैं कुछ नॉर्मल हुई और फिर मुझे घर में ले आए। एक दिन मेरे ताऊ जी और मेरे मम्मी पापा दोनों मेरे पास बैठे थे और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, तुम जिस चीज़ से डरती थी तुम्हें उसके बारे में बताना चाहते हैं, और तुम्हें इसलिए कमरे में नहीं जाने देते थे कि कहीं तुम डर न जाओ, और फिर देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मैंने कहा कि वो सब क्या था, मुझे बताएं, नहीं तो मेरा दिमाग फट जाएगा। मेरे ताऊ जी ने कहा कि यह यहाँ के लोगों की एक पुरानी रिवाज है, जो तुमने देखा वो एक तरह से इलाज है। वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, वहाँ पर कोई जानवर नहीं था, वो सारी की सारी औरतें ही थी। दरअसल इस तरह के इलाज में एक ऐसे शख्स को जिसको कोई बहुत ही ज्यादा पुरानी बीमारी हो, जिसका वो सालों से इलाज करवा रहा हो, लेकिन उससे वो ठीक नहीं हो सकता, तो वो 5 दिन के लिए उस बड़े जानवर की खाल में पूरी तरह अपने आप को लपेट कर रखना होता है और एक कमरे में पड़े रहना होता है। यह अमल बिल्कुल भी आसान नहीं होता है कि 5 दिन तक जानवरों की खाल में अपने बदन को लगा कर रखना होता है। उसमें से बहुत बुरी बदबू आती है जो आपको बर्दाश्त करनी होती है। खाना भी आपको बहुत ही हल्का खाना होता है। यह अमल बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ज़्यादातर लोग उसे नहीं करते। पुराने टाइम में बहुत करते थे, फिर धीरे धीरे लोग इससे दूर होने लगे, क्योंकि यह कोई आसान काम नहीं है। लेकिन एक दफ़ा इस अमल से जिसका जिस्म गुजर जाए तो समझो कि वह दोबारा से पैदा हुआ है, उसकी सारी परेशानी खत्म हो जाती है। इसीलिए मैं यह सब करवाता हूँ, क्योंकि यह हमारी पुरानी रिवाज है और उससे फायदा बहुत ज्यादा होता है। उस तरह से कोई शख्स जानवर की खाल लपेटकर गर्दन तक बैठा हो तो जाहिर है अजीब लगता है, इसीलिए तुम्हें वहाँ नहीं जाने देते थे। बच्चों का यह मंजर देखना कोई अच्छी बात नहीं है और तुम हमारे खानदान की एक ही बच्ची हो, लेकिन अब तो तुम बड़ी हो गई हो। सोचा था कि तुमको एक दफा समझाना ही काफी होगा, लेकिन तुम तो वहीं पर जा पहुंची। यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई और मैंने कहा कि क्या वाकई उससे फायदा होता है? तो मेरे ताऊ जी ने कहा कि हाँ, बहुत ज़्यादा फायदा होता है, लेकिन यह काम बिल्कुल भी आसान नहीं है। औरतों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। यह इलाज सिर्फ मर्दों के लिए था, क्योंकि औरतों का 5 दिन तक ऐसे बैठे रहना कोई अजीब सी बात लगती थी। लेकिन मैंने औरतों का भी इलाज करना शुरू कर दिया और उससे फायदा भी होने लगा। जब मुझे पता चला कि यह तो एक तरह का इलाज था, तो मेरे दिल से सारा डर निकल गया। अचानक से मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने ताऊ जी को कहा कि वो यह काम नहीं करेंगे। मैंने अपने घर वालों से कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ताऊ जी को यह काम करने दें, इससे लोगों का फायदा हो रहा है, तो यह रोकना नहीं चाहिए। बाकी लोग कई साल तक अपने साथ बीमारी लेकर चलते रहते हैं, इलाज भी करवाते हैं, दवाइयाँ भी खाते हैं, लेकिन असर नहीं होता।
अगर इस तरह के लोग को शिफा मिल रही है तो हमें यह नहीं रोकना चाहिए। लेकिन मेरे पापा ने कहा कि अब इस घर में यह काम नहीं होगा। कल को किसी रिश्तेदार या मेहमान के बच्चे आएंगे तो क्या हम उनको भी रोकते फिरते रहेंगे? वैसे गांव वाले भी आपके खिलाफ हो रहे हैं। वो कहते हैं कि यह इलाज औरतों के लिए नहीं है। आपने औरतों के लिए क्यों शुरू किया है? हमारी वजह से कोई फसाद बन जाएगा। वैसे यहाँ के लोग भी ऐसे थे, बातों बातों पर लोग मारने मरने पर उतरते थे। इसीलिए ताऊ जी ने भी इसे मुसीबत समझकर खत्म कर दिया। जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी वो मुझे सब कुछ बताया करते थे कि यह सब कैसे होता है, उसका क्या तरीका है, किस तरह से करते हैं, 5 दिन तक कहाँ रखना होता है, ऐसे मरीज को खाने के लिए कौन सी चीज देनी चाहिए, उसे कितना पानी पीना चाहिए। मेरे ताऊ मुझे सब कुछ बताते थे। मैं एक डॉक्टर बन गई थी। मेरे ताऊ जी इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनका सारा तजुर्बा मैंने अपने डायरी में लिख लिया और फिर मैंने उस काम के लिए वहीं पर एक बहुत अच्छी जगह बनाई। उसी जगह को मैंने साफ करवाकर यहाँ पर एक टेबल लगवाए, एसी लगवाई, छोटे छोटे कमरे बनवाए और उस काम को अच्छी तरीके से शुरू किया। और अब दूर दूर से भी लोग आने लगे हैं। वो 5 दिन के लिए अपने आप को हमारे पास जमा कर देते हैं और हम उनसे उस काम के पैसे भी लेते हैं और उनकी मदद भी करते हैं। अगर कोई ऐसा मरीज आता है जो पैसे नहीं दे पाता तो हम उसका भी इलाज कर लेते हैं। और यह देखकर मैं वाकई हैरान थी कि जो काम बड़ी बड़ी दवाइयाँ नहीं कर सकती हैं वो काम इस तरीके से हो जाता था। सारी परेशानी खत्म हो गई। मेरे घर वालों ने मेरी बहुत मिन्नत की, मुझे कहा कि यह काम मत करो, लेकिन मुझे मेरे ताऊ जी की रिवाज को लेकर चलना था। मेरे घर वालों ने तो मुझे इस काम के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर पता चला कि मेरे ताऊ जी अपने हिस्से की सारी जायदाद मेरे नाम करके गए थे, क्योंकि वो शायद जानते थे कि मैं उस तरफ चली जाऊंगी। उन्हीं पैसों से मैंने यह छोटा सा काम शुरू किया था और बेशक लोगों को फायदा भी हो रहा था। फिर अमल को रोकना नहीं चाहिए था। कुछ लोग आज भी उसको बुरा समझते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं, लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा। कानून भी मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि यह कोई गलत काम नहीं है, एक तरह का इलाज ही है। इससे भी खतरनाक और अजीबोगरीब किस्म के होते हैं। वो तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जिस चीज़ से मैं इतनी बुरी तरह डर गई थी कि 5 से 6 दिन तक मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी, आज वही मेरा जरिया बन गया है और सुकून भी है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।